तो मिडिल ईस्ट में आग लग चुकी है। एक ऐसा सैन्य संघर्ष छिड़ गया है जिसके बारे में सब जानते थे कि हो सकता है, पर उम्मीद यही थी कि ऐसा दिन कभी न आए। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि ये सब हुआ कैसे और क्यों हुआ। दोस्तों, मैंने युद्धों पर कई बार बात की है, लेकिन ये मामला कुछ अलग है। इतना पर्सनल, इतना करीब से कभी महसूस नहीं हुआ। और शायद इसकी वजह यह है कि ये कहानी सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि एक बहुत ही चौंकाने वाले निजी अनुभव से शुरू होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं। पहला हिस्सा, एक चौंकाने वाला अनुभव। ये समझना बहुत जरूरी है कि जमीन पर हकीकत कितनी तेजी से और कितनी भयानक तरह से बदल गई। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? दुबई से। सुबह का वक्त, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। फेयरमाउंट होटल के पास, जहाँ कुछ ही घंटों बाद एक बड़ा धमाका होना था। खैर, फ्लाइट ने अपने वक्त पर उड़ान भरी, सब कुछ ठीक था। लेकिन हवा में बस 2-3 घंटे ही गुजरे थे और खबर आई। खबर ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है। और जब तक विमान वापस दुबई में उतरा, तब तक तो नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई थी और आसमान में बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन्स को मार गिराया जा रहा था। अब इस पूरी तबाही के बीच एक बात सच में हैरान करने वाली है, और वो है यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ईरान ने 1137 मिसाइलें दागीं और उनमें से 1132 को हवा में ही रोक दिया गया। 1209 ड्रोन्स में से 1195 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जमीन पर जो नुकसान हुआ वो सीधे हमलों से कम और हवा में नष्ट किए गए हथियारों के मलबे से कहीं ज्यादा हुआ। मतलब एक तरह से सिस्टम ने तो काम किया, पर तबाही वो फिर भी नहीं रुकी। तो ये तो थी जमीन की हकीकत, पर सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा था। चलिए अब उस हमले की बात करते हैं जिसने इस आग को भड़काया। दूसरा हिस्सा, ईरान पर चौतरफा हमला। अमेरिका और इजराइल का ये जो साझा सैन्य हमला था, इसका एक कोड नेम भी था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और अमेरिकी अधिकारियों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा, बहुत लंबा चलने वाला ऑपरेशन है। और इस हमले का जो पैमाना था वो सच में चौंकाने वाला था। ईरान के जो सबसे अहम शहर थे वो सब निशाने पर थे। तेहरान, इस्फहान, कौम, करमानशाह। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा ईरान ही जल रहा हो। और फिर वो खबर आई जिसने हर समीकरण को, हर अंदाजे को बदल के रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनाई अपने ही कंपाउंड पर हुए एक हवाई हमले में मारे गए। और ये कोई अफवाह नहीं थी, इसकी पुष्टि खुद ईरान के सरकारी टीवी ने की। अब सुप्रीम लीडर की मौत की खबर पर तेहरान की सड़कों का जो मंजर था वो कमाल का था। और ये स्लाइड उसी बटे हुए सच को दिखाती है। एक तरफ कुछ लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे, तो दूसरी तरफ लोग रो रहे थे, मातम मना रहे थे। एक ही शहर में खुशी और गम का ये जो नज़ारा था ना, वो ईरान के अंदरूनी समाज के गहरे बंटवारे की कहानी कह रहा था। अब एक सुप्रीम लीडर की मौत का जवाब तो आना ही था, और वो जवाब बहुत ही भयानक था। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और देखते ही देखते पूरा का पूरा खाड़ी क्षेत्र आग की लपटों में घिर गया। तो तीसरा हिस्सा है जवाबी कार्रवाई, खाड़ी आग की लपटों में। ईरान की इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। और एक बात साफ थी, इसका निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे। ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेस और यहाँ तक कि पड़ोसी देशों के नागरिक इलाकों पर भी मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार कर दी। ईरान का जवाब हर तरफ से आया, एक साथ। दुबई में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। कतर के अल उदीद एयरबेस से धुएं का गुबार उठ रहा था। बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5th फ्लीट के बेस पर सीधा हमला हुआ। कुवैत में तो आम लोगों के इलाके भी नहीं बख्शे गए। कुल मिलाकर एक साथ 27 अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। देखिए, जब आग इस पैमाने पर फैलती है तो उसकी चपेट में हर कोई आता है। तो अब ये समझना जरूरी है कि इस युद्ध का असर खासकर भारत और हम सब पर क्या पड़ रहा है। चौथा हिस्सा, प्रभाव, भारत और दुनिया। जरा इस आंकड़े को देखिए, 1 करोड़ से ज्यादा। ये उन भारतीयों की संख्या है जो खाड़ी के देशों में रहते हैं, काम करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1 करोड़ जिंदगियां हैं जो अब सीधे सीधे एक वॉर जोन में, एक युद्ध क्षेत्र में फंसी हुई हैं। और भारत के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने के सच होने जैसी है। समझिए कैसे। पहला कदम,
ईरान दुनिया का जो सबसे ज़रूरी तेल का रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, उसे बंद कर देता है। इसका नतीजा, भारत को रोज़ाना मिलने वाला 26 लाख बैरल तेल रुक जाता है। और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। शिपिंग की कीमतें और महंगाई आसमान छूने लगेंगी। और हाँ, इस हमले की टाइमिंग ने भारत में भी एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है। वजह, हमले से ठीक 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर थे। इस दौरे की वजह से भारत की जो पारंपरिक तौर पर गुटनिरपेक्ष रहने की विदेश नीति है, उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन राजनीति और अर्थव्यवस्था से कहीं परे, युद्ध की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक कीमत हमेशा आम इंसान चुकाते हैं। ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी हुई और उस वक्त स्कूल बच्चों से भरा हुआ था। 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई। अब सोचिए, 100 बच्चों की मौत के ठीक बाद इजराइल के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है और वो ट्वीट कहता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। ये बयान उस हकीकत के सामने कितना खोखला लगता है कि इस पूरे संघर्ष की शुरुआत ही उनके हमले से हुई थी। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में उठता है, क्या इस रास्ते पर चलकर कभी शांति मिल सकती है, या ये रास्ता सिर्फ और ज्यादा तबाही की तरफ ही जाता है? तो हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा है, शांति या और अधिक विनाश। आखिर हम इस युद्ध तक पहुंचे कैसे? ये टाइमलाइन देखिए। दिसंबर 2025, ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ गई। सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। जनवरी 2026, सरकार ने बेरहमी से इन प्रदर्शनों को कुचला। 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। फरवरी की शुरुआत में अमेरिकी सेना की तैनाती शुरू हुई। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण दिखी। फरवरी के आखिर में ओमान ने ऐलान किया कि एक शांति समझौता बस होने ही वाला है। शांति दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और तभी कुछ ही दिनों बाद ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया गया। तो सवाल उठता है कि जब शांति का रास्ता खुल ही रहा था, तो फिर हमला क्यों हुआ? शायद इसका जवाब इस बयान में छिपा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लोगों को सीधा संदेश दिया, जब हम अपना काम खत्म कर लें, तब तुम अपनी सरकार पर कब्जा कर लेना। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, मकसद ईरान में सत्ता बदलना था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्या बाहर से थोपा गया सत्ता परिवर्तन वाकई कभी काम करता है? इतिहास हमें क्या सिखाता है? चलिए इराक को याद करते हैं। सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया, लेकिन उसके बाद देश दशकों तक अस्थिरता और आतंकवाद की आग में जलता रहा। लीबिया को देख लीजिए, गद्दाफी के जाने के बाद वहां के आम लोगों के लिए हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो गए। तो आज हम सबके सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या ईरान का हश्र भी इराक और लीबिया जैसा होगा? क्या एक और देश को बचाने के नाम पर उसे हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाएगा? ये वो सवाल है जो इस धुएं और मलबे के बीच आज गूंज रहा है और जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।